कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं मेरे बच्चों? जैव अणु वे जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहली बात तो हम ये सब किस में पढ़ रहे हैं? बायोमोलिक्यूल या जैव अणु नाम के चैप्टर में। जैव अणु क्या होते हैं कि भाई वे जटिल कार्बनिक यौगिक जो जीवन के मूल आधार हैं तथा जीवों के विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। जैसे कि कौन कौन से होते हैं जीवों के मूल आधार? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, हार्मोन, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह। इनको क्या कहा जाता है? सम्मिलित रूप से जैव अणु कहा जाता है। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका में उपस्थित जैव अणु की संरचना, उनके रासायनिक संगठन वगैरह की जो जानकारी ली जाती है तथा संबंधित रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाती है? जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोकेमिस्ट्री में हम पहली बात करेंगे किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं प्रकृति में पादप तथा जंतुओं में पाए जाते हैं बेटा। मुख्य कार्बनिक यौगिक होते हैं ये, और मुख्यतः पादपों में पाए जाते हैं जैसे दूध, गन्ना, चुकंदर, आम, केला, अंगूर, आलू, गाजर, इन सभी में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये या इनको कहा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेटों के विभिन्न विभिन्न ये स्रोत होते हैं। पौधों का जो है 70% भाग कार्बोहाइड्रेटों से बना हुआ होता है। अब कार्बोहाइड्रेटों का जो संश्लेषण है वो प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O से होता है। आप X मोल कार्बन डाइऑक्साइड के Y मोल H2O या जल के लेकर के CxH2O का होल Y, इस प्रकार का एक सामान्य सूत्र जो है कार्बोहाइड्रेट्स का सूत्र माना जाता है, जहां से आपको ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाती है। और ये जो प्रक्रम है क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, जो पौधों द्वारा संपन्न किया जाता है। पौधे का लगभग 70% भाग जो है वो पाया जाता है। अब रसायन विज्ञान की भाषा कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन युक्त जो पॉलीहाइड्राइड या पॉलीहाइड्रोक्सी जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अर्थात कार्बोहाइड्रेट जो है वो कार्बन के हाइड्रेट भी आप इनको बोल सकते हैं, जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? CxH2O का होल Y। जैसे कि उदाहरण अगर मैं देखूं तो ग्लूकोज जो कि रक्त शर्करा होती है, जिसका C6H12O6 होता है, अगर आप इसका सामान्य सूत्र निकालेंगे तो C6H2O का होल 6 आएगा कि नहीं आएगा? इसी प्रकार से सुक्रोज जो साधारण चीनी शर्करा जो हमारे घरों में पाई जाती है, उसका जो सामान्य सूत्र है वो C12H22O11 होता है। और यदि इसका सामान्य सूत्र निकाला जाए तो C12H2O का होल Y होल 11 आएगा। इसी प्रकार से स्टार्च जो होता है वो C6H10O5 का होल N होता है, क्योंकि ये एक पॉलीमर होता है बेटा, बहुलक होता है। इसका सामान्य सूत्र यदि देखा जाए तो C6 और H2O का होल 5 आता है। तो इसका मतलब जो है सामान्य सूत्र C6H2O का होल Y का पालन करने वाले ही क्या कहलाते हैं? कार्बन के हाइड्रेट कहलाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट भी आप इन्हें बोल देते हैं। परंतु क्या होता है, जैसे रेमनोज, अब रेमनोज का जो सूत्र है वो क्या है? C6H12O5। क्या ये इस सामान्य सूत्र का पालन कर रहा है? CxH2O के होल Y का पालन ये नहीं कर रहा है। रेमनोज हुआ, फ्यूक्लोज हुआ, और डीऑक्सीराइबोज जो शर्करा है, ये भी जो है इन सूत्रों का पालन नहीं करते हैं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन के हाइड्रेट कहना उचित नहीं है। जैसे कि जैसे कि कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो इस सामान्य सूत्र का पालन तो करते हैं, परंतु वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड देखो HCHO इसका सूत्र होता है। अब इसका यदि सामान्य सूत्र निकाला जाए तो ये इस सामान्य सूत्र का पालन कर रहे हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेटों का सूत्र है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? नहीं, ये तो एल्डिहाइड है। इसी प्रकार से एसिटिक अम्ल देख लीजिए, CH3COOH, ये CH3COOH में कार्बन कितने हैं? 2, और H2O का होल ट्वाइस यदि मैं इसको लिख दूं तो ये तो सामान्य सूत्र का पालन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेटों के, परंतु ये तो एसिड है, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेटों को कार्बन के हाइड्रेट कहना सर्वथा उचित नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन क्या होगी कि भाई सभी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन या वे सभी कार्बनिक यौगिक जो जल अपघटित होकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, जिनमें कम से कम एक असम्मित कार्बन उपस्थित हो, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि बहुत सारे OH ग्रुप सहित पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप वाले एल्डिहाइड या कीटोन वाला भी बनाएंगे। फ्रक्टोज जो होता है वो कीटोन वाला ग्रुप होता है। तो एल्डिहाइड जो है मुख्य कार्बन या
मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो, एल्डिहाइड हो, इसके साथ ही साथ OH 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 बहुत सारे OH जुड़े हुए हों, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन युक्त कम से कम एक असममित कार्बन वाला ही जो यौगिक होता है वह क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। या फिर ऐसे यौगिक जो जल अपघटित करवाने पर ऐसे यौगिकों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज की संरचना में 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको देखने को मिल रहे हैं, और मुख्य प्रतिस्थापित जो समूह है वो कौन सा है बेटा, एल्डिहाइड है। अब ये एल्डिहाइड समूह होने के साथ साथ यहाँ पर 1 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 4 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी समूह भी पाया जा रहा है। साथ ही साथ जो असममित कार्बन है, किरैल कार्बन है, वे भी पाए जा रहे हैं। देख लीजिए आप, ये वाला कार्बन भी किरैल कार्बन है, ये वाला कार्बन भी किरैल कार्बन, ये वाला कार्बन भी किरैल कार्बन, और ये वाला कार्बन भी किरैल कार्बन यहाँ पर होता है। ये वाला कार्बन जो है किरैल कार्बन नहीं होता क्योंकि डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर 2 वैलेंसी से हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी किरैल कार्बन नहीं होता है। तो यहाँ पर जरूरी क्या है, कम से कम एक असममित कार्बन होना चाहिए। यहाँ तो 4 आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो ग्लूकोज एक एल्डिहाइड होता है। इसी प्रकार से यदि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में ये सारे परिवर्तन यदि मैं हटा देख लीजिए कि ग्लूकोज की जो संरचना है इसे इस प्रकार भी बनाया जा सकता है कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाए तथा ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर लग जाए, और इसकी जो एक वैलेंसी खाली हुई है वो इसकी एक वैलेंसी जो आधी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, इसकी एक वैलेंसी खाली हुई, और दोनों जो है आपस में एक दूसरे के साथ में बंद बना दें, तो ये आंतरिक हेमीएसिटेल स्ट्रक्चर बन जाती है किसकी, ग्लूकोज की। जबकि ये वाली जो है जिसमें CHO समूह जो है वो मुक्त अवस्था में होता है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर वो होती है, दोनों ही स्ट्रक्चर ग्लूकोज की होती है। तो कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण यदि भौतिक गुणों के आधार पर किया जाए तो 2 भागों में बांटा हुआ है, शर्करा और अशर्करा। शर्कराएं कैसी होती है, जो हमारे घर में शक्कर पाई जाती है बिल्कुल उसी के गुणों की, क्रिस्टलाइन होती है, स्वाद में मीठी होती है तथा जल में विलयशील होती है। वे क्या होती हैं, शर्कराएं होती है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब। और जो आलू की जो प्रॉपर्टीज है, आलू कैसा होता है, अक्रिस्टलीय होता है, जल में अविलेय या बहुत कम विलेय होता है, और जो स्वाद में फीके होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, अशर्कराएं कहलाती है, जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब। मोनोसैकेराइड इकाई के आधार पर मोनोसैकेराइड इकाई मतलब सरलतम कार्बोहाइड्रेट जिनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है, जहां N जो है वो 3 से 9 तक होता है। इन्हें सरल शर्करा कहा जाता है क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं होता। पहली बात क्या कि सिंपल या जो मोनोसैकेराइड होते हैं इन्हें और ज़्यादा जो है तोड़ करके या तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में ही टूटते हैं, नहीं तो फिर ये इनका जो है जल अपघटन होता ही नहीं है। क्या कहलाते हैं, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, सरलतम शर्करा कहलाते हैं। और ये भी क्रिस्टलीय मीठे स्वाद वाले तथा जल में विलय होते हैं क्योंकि ये शर्कराएं हैं, इसीलिए इन्हें मोनोसैकेराइड कहा जाता है। 3 कार्बन वाली जो एल्डिहाइड ग्रुप वाली जो शर्करा होती है उसे एल्डोट्रायोज कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से, और ट्राइओज यानी कि 3 कार्बन होने की वजह से ट्राई, और ओज जो है वो मोनोसैकेराइड या सुक्रोज शर्करा को क्या कहा जाता है, सुक्रोज। ओज मतलब ओज यहाँ से एक सफिक्स लिया गया है जो कि आप यहाँ पर लगाते हैं। तो 3 कार्बन वाली एल्डिहाइड ग्रुप वाली जो शर्करा है उसे क्या कहा जाएगा, एल्डोट्रायोज। और इसी तरीके से कीटोन ग्रुप वाली और 3 कार्बन वाली जो शर्करा होगी उसे कहा जाएगा कीटोट्रायोज। इसी प्रकार से 4 कार्बन वाली को एल्डोटेट्रोज, कीटोन वाली को कीटोटेट्रोज, ऐसे पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, इस तरीके की शर्करा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन से 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपको प्राप्त होती हैं। इनके जल अपघटन से प्राप्त मोनोसैकेराइडों की संख्या के आधार पर इनको डायोस, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज इस तरीके से बांटा गया है। तो ओलिगोसैकेराइड देख लीजिए, डाइसैकेराइड में 2 यूनिट मतलब डाइसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके जल अपघटन के पश्चात आपको 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देखने को मिलती है। जैसे सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है क्योंकि इसके जल अपघटन से आपको ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की एक मोनोसैकेराइड यूनिट यानी कि 2 टोटल मोनोसैकेराइड यूनिट प्राप्त होती है। ट्राइसैकेराइड देख लीजिए, मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो जल अपघटित होकर के 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देते हैं। जैसे रेफिनोज जो है जल अपघटित होकर के आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज देता है। टेट्रासैकेराइड जो है 4 यूनिट्स देंगे,
जल अपघटन के पश्चात जैसे स्टैचियोज जो है वो 4 मोनोसेकेराइड यूनिट्स आपको इस प्रकार से देता है। तो अधिकतर ओलिगोसेकेराइड जो होते हैं रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, मीठे स्वाद वाले होते हैं और जल में विलेय होते हैं, यानी कि शर्करा की सारी प्रॉपर्टीज इनमें पाई जाती हैं। एक होते हैं पॉलीसेकेराइड, उच्च अणुभार वाले जो कार्बोहाइड्रेट हैं जो जल में घुलने पर 10 या उससे ज़्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स देते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये 3 जो हैं पॉलीसेकेराइडों के उदाहरण हैं। स्टार्च या सेल्यूलोज का जल अपघटन करवाने पर आपको n यूनिट्स जो है ग्लूकोज की प्राप्त होती है। अपचायक प्रवृत्ति के आधार पर शर्कराएं 2 प्रकार की होती है, अपचायक शर्करा और अनअपचायक शर्करा। अपचायक शर्करा वो होती है जिसमें एल्डिहाइड तथा कीटोन समूह उपस्थित होता है, और ये वे शर्कराएं जो अपचायक के समान व्यवहार करती है। ये किसकी भांति व्यवहार करती है? अपचायक की भांति व्यवहार करती है, और इन्हें अपचायी शर्करा भी कहा जाता है। ये एक एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह रखती है। कम से कम एक एल्डिहाइड या कीटोनिक समूह तो इनके पास में होना ही चाहिए। सभी मोनोसेकेराइड तथा डाइसेकेराइड जो है सुक्रोज, केवल अकेला सुक्रोज को छोड़कर वो सब अपचायक शर्कराएं होती हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज ये सभी। और टॉलेन अभिकर्मक तथा फेलिन विलियन को ये अपचयित कर देती है। इनका मुख्य जो गुण है वो क्या है? टॉलेन अभिकर्मक, टॉलेंस रीजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को अपचयित करना। यदि कर दिया तो अपचायक शर्करा, नहीं करा तो अनअपचायक शर्करा ये होती है। अनअपचायक शर्करा जैसे कि वे शर्कराएं जो अपचायक के समान कार्य नहीं करती हैं, यानी कि वे शर्कराएं जो टॉलेन अभिकर्मक और फेलिन विलियन को अपचयित नहीं करती हैं। जैसे कि अभी आपको बताया था कि वे सुक्रोज और जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो सब के सब अनअपचायक शर्करा की भांति व्यवहार करते हैं। कार्बोहाइड्रेटों का परीक्षण। अब कार्बोहाइड्रेटों का जो परीक्षण है उसे क्या कहा जाता है? मॉलिश परीक्षण कहा जाता है। तो पदार्थ के जलीय विलयन में, पदार्थ के जलीय विलयन, कितना विलयन? 2 ml विलयन में अगर आप 2 ml ही मॉलिश अभिकर्मक डाल देते हैं, जो कि क्या होता है? अल्फा नेप्थोल का एथिल अल्कोहल में 10% का विलयन होता है। अगर ये डाल देते हैं तो फिर परख नली को बिना हिलाए बहुत सावधानी से परख नली की दीवार के सहारे, यानी कि जो अंदर का लिक्विड है वो हिलना नहीं चाहिए, उसकी दीवार के सहारे यदि बूंद बूंद करके आप H2SO4 डाल देते हैं तो दोनों परतों के बीच में ऐसे लाल भूरे रंग का एक छल्ला नजर आता है, लाल या भूरे रंग का एक छल्ला नजर आता है, जो कुछ समय पश्चात जो है बैंगनी रंग का हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट निश्चित है। इसे कहते हैं रिंग टेस्ट, है ना, मॉलिश टेस्ट, या इसे रिंग टेस्ट भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रिंग टेस्ट, वलय परीक्षण भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिश अभिकर्मक जो है कार्बोहाइड्रेट के ऊपर डाल देते हैं, तो जैसे परख नली के सारे जैसे आप परख नली को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए और सारे 2-3 बूंद अगर आप H2SO4 की डाल देते हैं तो H2SO4 जो है इन दोनों ही परतों के बीच में जाकर के एक रिंग का निर्माण करता है। पहले वो लाल भूरे रंग की नजर आती है, बाद में वो बैंगनी हो जाती है, बिल्कुल हमारी आंखों में जो ये हीरा होता है इस प्रकार की आपको ये रिंग नजर आती है। कार्बोहाइड्रेटों के महत्व की बात करें तो भाई कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके मंद दहन से हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्योंकि आप देख लीजिए ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो टूट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड H2O देता है तथा 2872 किलो जूल ऊर्जा भी देता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है बाहर निकल जाती है और जल भी जो है बाहर निकल जाता है, अधिक जल जो है वो बाहर निकल जाता है। ये जैव ईंधन भी कहलाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? जैव ईंधन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है संचित ऊर्जा स्रोत की तरह भी हमारे शरीर में काम करता है। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति जो है वो भी सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज अपने आप में कार्बोहाइड्रेट है। मुक्त शर्करा मुख्यतया ग्लूकोज, तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियों तथा अन्य ऊतकों के लिए ऊर्जा ईंधन है। यह संयुक्त रूप से पेंटोज शर्करा, न्यूक्लियोटाइड और DNA, RNA तथा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना में योगदान देती है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसके जो मुख्य घटक हैं वो हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। ग्लूकोज है वो एक मोनोसेकेराइड है, एल्डोहेक्सोज है, यानी कि इसमें कौन सा एल्डोहेक्सोज में एल्डो का मतलब क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। हेक्सोज का मतलब है कि 6 कार्बन वाली एल्डिहाइड जो ग्रुप है वो वाली शर्करा होती है तथा ये अपचायक शर्करा होती है और अंगूरों, शहद तथा अधिकांश मीठे फलों में पाई जाती है। इसे अंगूर शर्करा या ग्रेप शुगर भी कहा जाता है ग्लूकोज को। और रक्त में सामान्यतः 100 ml प्रति 100 ml में 65 से 100 मिलीग्राम यदि ग्लूकोज उपस्थित होता है तो इसे रक्त शर्करा या ब्लड शुगर भी कहा जाता है। संयुक्त अवस्था में यह ग्लूकोसाइड, डाइसेकेराइड तथा पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है। और फ्रक्टोज जो होती है वो फ्रूट शुगर कहलाती है, क्योंकि मुख्य अवयव जो है इसके ये फलों से ही प्राप्त की जाती है।
निर्माण की विधियां देख लेंगे तो भाई डाइसैकेराइडों के जल अपघटन द्वारा भी आप जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसका जल अपघटन आप अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समान मात्रा में प्राप्त हो जाता है। पॉलीसैकेराइडों का भी यदि आप जल अपघटन करवाते हैं अम्लीय माध्यम में तो 393 केल्विन तथा 2 से 3 बार जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पर ये ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। इसी प्रकार इसके भौतिक गुणधर्म देखेंगे तो ग्लूकोज जो है एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। निर्जलीकृत फ्रक्टोज जो है वो एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जल में विलय होते हैं, अल्कोहल में अल्प विलय होते हैं तथा ईथर में तो ये अविलय ही होते हैं। ग्लूकोज का जो गलनांक होता है 146 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि फ्रक्टोज का 102 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्लूकोज दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है इसीलिए इसको डेक्सट्रोज कहा जाता है, जबकि फ्रक्टोज जो है वो वाम ध्रुवण घूर्णक होता है इसीलिए इसको लेवुलोज कहा जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ग्लूकोज जो है ग्लूकोज नाइट्रिक एसिड के साथ में ऑक्सीकरण करके ग्लूकेरिक एसिड या सैकेरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। Br ब्रोमीन जल के साथ में यह ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। टॉलन अभिकर्मक का द्वारा अपचयित होकर के ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन का निर्माण करता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यह ग्लूकोज ऑक्सीम का निर्माण कर लेता है तथा C6H5NH2 के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोसाजोन बना देता है। हाइड्रोजन के साथ फेनिल हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके ग्लूकोसाजोन बना देता है। Ag2O यानी कि एसिटिलीकरण यदि इसका करवाया जाता है तो ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। एसिटोएसिटिक एस्टर के साथ में ये ग्लूकोज पेंटा एसीटेट में परिवर्तित हो जाता है। PCl के साथ में अभिक्रिया करवाने पर ये पेंटा क्लोरो ग्लूकोज देख लीजिए यहाँ पे सारे OH जो है वो Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं और पेंटा क्लोरो ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन करवाने पर यह एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है तथा इथाइल अल्कोहल और HCl की उपस्थिति में अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड में परिवर्तित हो जाता है और सांद्र HCl की उपस्थिति में यह लेवुलिक एसिड फॉर्मिक एसिड में टूट जाता है। तो ये ग्लूकोज की जो है सामान्य रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। इनमें ये सभी अलग अलग टाइप की अभिक्रियाएं हैं। सभी में आप देख सकते हैं कि जैसे HNO3 और ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण करवाने पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो गया है। टॉलन अभिकर्मक में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में परिवर्तित हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। HCN में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नीचे वाला जो कार्बन है वह OH तथा CN में परिवर्तित हो गया है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यह ग्लूकोज ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया है। यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो इसके 2 H हाइड्रोजन के साथ में निकल जाता है और उसको साइनोहाइड्रिन ऑक्सीजन में परिवर्तित करवा लेता है। तो आगे भी इस तरीके की अभिक्रियाएं आप देखेंगे। फ्रक्टोज में भी इसी प्रकार की अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। HNO3 जो है ऑक्सीकृत होकर के ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों ही COOH में परिवर्तित हो जाते हैं और ये टार्ट्रिक अम्ल बनाता है। टॉलन अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करके ये इस प्रकार से अपघटित हो जाता है। HCN के साथ में अभिक्रिया करता है और ये बिल्कुल फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, जैसे उधर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बना था वैसे यहाँ फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में यह फ्रक्टोज ऑक्सीम देता है। अब यहाँ पर ऑक्सीम जो है पहले कार्बन की अपेक्षा दूसरे कार्बन पे मिल रहा है क्योंकि फ्रक्टोज जो होता है उसमें आप देखेंगे कि दूसरा कार्बन जो होता है वही कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है, तो यहाँ पर अटैक करता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से फेनिलअमीन जो है ये अभिक्रिया करके फ्रक्टोसाजोन बनाता है। एसिटिलीकरण यदि इसका करवाया जाता है एसिटोएसिटिक एस्टर के द्वारा तो इस दूसरे नंबर के कार्बोक्सिलिक आयन या कार्बोक्सिलिक कार्बन को छोड़ करके जहाँ जहाँ भी OH होते हैं वहाँ सब जगह पर एसीटेट ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, उसको फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट में परिवर्तित कर देता है। PCl5 की उपस्थिति में यह पेंटा क्लोरोफ्रक्टोज बना देता है। जितने भी OH दिखते हैं उनको सबको Cl जो है प्रतिस्थापित कर देता है। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन करवाने पर यह इथेनॉल में परिवर्तित हो जाता है तथा सांद्र HCl की उपस्थिति में यह लेवुलिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड देता है। ग्लूकोज की संरचना की बात कर लेते हैं तो प्रारंभ में ग्लूकोज की संरचना जो है विवृत श्रृंखला मापी जाती थी, परंतु कुछ गुणों के आधार पर इनकी जो संरचना है वह कैसी मानी जाती है अब चक्रीय प्रस्तावित की गई है। किस प्रकार से ग्लूकोज की विवृत श्रृंखला की बातें अगर देखें तो अणुभार निर्धारित तकनीक के आधार पर ग्लूकोज
का अणुसूत्र जो है वो C6H12O6 होता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया यदि लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से करवाने पर आपको N हेक्सेन प्राप्त होता है। N हेक्सेन का मतलब है कि भाई सभी 6 कार्बन जो है एक सीधी और खुली चेन में उपस्थित है। जैसे देख लीजिए ग्लूकोज का लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में यदि आप चयन करवाते हैं तो क्या होता है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक सीधी श्रृंखला आपको प्राप्त होती है, जिससे पता लगता है कि ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, साइक्लिक ना होकर के एक सीधी चेन के रूप में है। और 2 आयोडोहेक्सेन आपको साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ग्लूकोज की अभिक्रिया अगर हाइड्रोक्सिलेमीन के साथ में करवाई जाती है तथा HCN के साथ में करवाई जाती है तो ऑक्सीन तथा साइनोहाइड्रिन प्राप्त होते हैं, जो कि ग्लूकोज के कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति की पुष्टि करते हैं, क्योंकि ये इन ग्रुपों को क्या कर देते हैं, COOH में परिवर्तित करवा देते हैं। ग्लूकोज दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ जैसे ब्रोमीन जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीकृत होकर ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अब ग्लूकोनिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। पिरिडीन की उपस्थिति में अगर ये 5 एसिटिल क्लोराइड के साथ में या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में अगर अभिक्रिया करता है तो ये पुष्टि करता है ग्लूकोज में उपस्थित 5 हाइड्रोक्सी समूहों की। ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल दोनों ही HNO3 के साथ में अभिक्रिया करके डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जिसे सैकरिक अम्ल कहते हैं वो बनाते हैं। यह ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। उपयुक्त तत्वों को ध्यान में रखते हुए फिशर ने ग्लूकोज की निम्न संरचना प्रस्तुत की। तो ये अगर आप इस तरीके से खुली संरचना के रूप में इसे बनाते हैं तो ये फिशर स्ट्रक्चर कहलाती है। कौन सी? ग्लूकोज की फिशर संरचना। इसे ग्लूकोज की फिशर संरचना भी कहा जाता है यदि यह अनब्रांच्ड हो, खुली चेन जो ओपन चेन के फॉर्म में अगर होती है तो इसे ग्लूकोज की फिशर संरचना कहा जाता है। इसके डी और एल विन्यास की बात करते हैं तो जिस प्रकार से मोनोसेकेराइडों के त्रिविम रसायन जो है उसमें ग्लिसरैल्डिहाइड जो है उसको अगर दूसरा जो कार्बन है इसका OH अगर इस नीचे वाले OH के जस्ट सामने है तो इसको डी ग्लिसरैल्डिहाइड, और अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर बाईं तरफ है तो इसे एल ग्लिसरैल्डिहाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त जो अन्य ग्रुप है उनको भी एल ग्लिसरैल्डिहाइड तथा डी ग्लिसरैल्डिहाइड के आधार पर डी और एल में परिवर्तित किया जाता है या इनके विन्यास इसी प्रकार से दर्शाए जाते हैं। तो CH2OH समूह के समीप वाले कार्बन पर OH समूह यदि दाईं ओर है तो इसे डी विन्यास कहेंगे, और अगर ये OH समूह बाईं ओर उपस्थित होता है तो इसे एल विन्यास कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है उसमें अगर OH दाईं साइड है तो ये डी ग्लूकोज का एक उदाहरण माना जाता है, और अगर ग्लूकोज का OH जो है वो यदि बाईं साइड होता तो इसको आप एल ग्लूकोज मानते हैं। तो ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण गुणक होने के कारण इसे डेक्सट्रोज भी नाम दिया गया है। डेक्सट्रोज यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर के नाम से भी इसको जानते हैं, इसीलिए इसको डेक्सट्रोज कहा जाता है। अब इसकी चक्रीय संरचना यदि बनानी है तो आप क्या कहेंगे कि ग्लूकोज में ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अपना बॉन्ड इस तरफ ले लेता है जिस पर ये वाला हाइड्रोजन जाकर के जुड़ जाता है और कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बंध बन जाता है। तो ये इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। अगर OH समूह जो है ये अल्फा डी ग्लूकोज कहलाता है, क्योंकि ये वाला OH समूह और ये वाला OH समूह दोनों एक साथ पाए जाते हैं। यदि ये वाला OH समूह और ये वाला OH समूह जो है अलग अलग स्थितियों पर उपस्थित है तो इसे बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे, और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एनोमर कहलाते हैं। तो ग्लूकोज में CHO समूह तथा 5 कार्बन पर उपस्थित OH समूह के मध्य अंतराण्विक अभिक्रिया से हेमी एसिटेल, ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसे आप हेमी एसिटेल स्ट्रक्चर कहेंगे। इस प्रकार एक नंबर का जो असमित कार्बन, ये जो कार्बन है पहले जो सम्मित था ये अब कैसा हो गया, असम्मित हो गया। देख लीजिए ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होता है। तो पहला जो कार्बन है ये कैसा हो जाता है, असम्मित हो जाता है और 2 समावयवी बनाता है। इन दोनों समावयवियों को अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी ग्लूकोज कहते हैं और दोनों एक दूसरे के एनोमर कहलाते हैं। एनोमर क्या होते हैं? जब एक कार्बोहाइड्रेट के 2 रूप केवल हेमी एसिटिल कार्बन पर भिन्न होते हैं तो इन्हें एनोमर कहा जाता है। अतः एनोमर कार्बोहाइड्रेट के चक्रीय रूप होते हैं। हेमी एसिटिल कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। हेमी एसिटिल कार्बन यानी कि वो कार्बन जो पहले तो कैसा था, जो पहले कायरल कार्बन नहीं था और बाद में वो कायरल कार्बन में परिवर्तित हो गया, तो ऐसा कार्बन जो है वो क्या कहलाता है, एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। तो ग्लूकोज की इन संरचनाओं को 6 सदस्यीय वलय के रूप में लिखते हैं जिन्हें पायरेनोज संरचना कहा जाता है। पायरेनोज कैसा होता है, पायरेनोज ऐसा नजर आता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर जो होता है इसे पायरेनोज, पायरीन कहा जाता है।
इसी स्ट्रक्चर से प्रेरित होकर के ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और इसे हावर्त प्रक्षेपण सूत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये संरचना जो है वो पायरेन से समानता रखती है। पायरीन भी कहते हैं या पायरेन भी कहा जा सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। पायरेन लिखा है तो मैं पायरेन यहाँ पर लिख देती हूँ, पायरेन। जैसा कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं तो 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन जो है वो यहाँ व्यवस्थित कर दिया जाता है और बीच में जो है एक ऑक्सीजन को रिंग के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है। यदि दोनों OH इसमें रिंग में अगर आप समान पहले कार्बन का और दूसरे कार्बन का यदि समान स्थितियों पर रखते हैं तो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, तथा दोनों OH पहले और दूसरे कार्बन का OH यदि ऑपोजिट प्लेन में रखे हुए हैं तो ये बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है। फ्रक्टोज की संरचना देख लेते हैं। तो फ्रक्टोज की विवृत जो श्रृंखला है उसके कुछ प्रमाण हैं, देख लीजिए। अणुभार निर्धारण तकनीक से जो फ्रक्टोज का सूत्र होता है वो भी क्या होता है, C6H12O6 पाया जाता है बच्चों। इसकी अभिक्रिया भी लाल फास्फोरस तथा सांद्र HI की उपस्थिति में करवाते हैं तो भी आपको क्या प्राप्त होता है, एन हेक्सेन प्राप्त होता है। और एन हेक्सेन प्राप्त होने का मतलब है कि ये कैसी एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है। फ्रक्टोज की अभिक्रिया जो है हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में या HCN के साथ में करवाते हैं तो ऑक्सिन साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, जैसे ग्लूकोज में प्राप्त होता था। ब्रोमीन जल के साथ में यदि करवाते हैं तो यह प्रदर्शित करता है कि फ्रक्टोज में CHO समूह जो है वो अनुपस्थित होता है। HNO3 की उपस्थिति में अगर आप फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण करवाएंगे तो ग्लाइकोलिक एसिड तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। अतः उपरोक्त अभिक्रिया से स्पष्ट है कि फ्रक्टोज के ऑक्सीकरण पर जो है श्रृंखला टूट जाती है, जिसमें कीटोनिक समूह की उपस्थिति को निश्चित किया गया है। फ्रक्टोज का सोडियम अमलगम के साथ में यदि आंशिक अपचयन करवाया जाए तो आपको मैनिटोल और सॉर्बिटोल का मिश्रण प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया बताती है कि भाई इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है वो उपस्थित होता है और वो किसमें परिवर्तित हो जाता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, अतः अपचयन से कार्बन नंबर 2 पर नया सममित केंद्र उत्पन्न हो जाता है, जिस पर हाइड्रोजन व OH समूह के 2 संभव विन्यास 2 समावेवी आइसोमर बना लेते हैं। हाइड्रोजन व OH समूह के C2 कार्बन पर अलग अलग विन्यास से बनने वाले ये दो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, एपीमर। अब की बार क्या कहलाएंगे, एपीमर कहलाएंगे, एनोमर नहीं कहलाएंगे। फ्रक्टोज पिरिडीन की उपस्थिति में 5 एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया करके पेंटा एसिटेट बनाता है, जो कि बताता है कि 5 OH ग्रुप यहाँ पर उपस्थित है। फ्रक्टोज जो है वो एक स्थायी यौगिक है और अतः 5 OH समूह जो है वो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित होने चाहिए। तो ये कुछ तथ्य हैं जिसके अनुसार आप जो है फ्रक्टोज की एक ओपन चेन स्ट्रक्चर प्रदर्शित कर सकते हैं। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 2 जो होता है इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, यह स्ट्रक्चर होती है फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, अगर चक्रीय संरचना की बात करें तो जैसे ग्लूकोज में हमने साइक्लिक रिंग बनाई थी, कैसे बनाई थी, ऑक्सीजन का जो है ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करवा करके लास्ट वाले हाइड्रोजन को इधर पहुंचा करके और इस कार्बन तथा इस ऑक्सीजन के बीच में बंध बना करके, तो आपने देखा था कि यदि बड़ा ग्रुप जो है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में उपस्थित है पहले और दूसरे कार्बन का तो ये बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएगा, परंतु यदि बड़ा ग्रुप और OH ग्रुप जो है वो दोनों यदि समान डायरेक्शन में है तो ये अल्फा डी फ्रक्टोज कहलाता है। और ये दोनों ही एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एपीमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एपीमर्स कहलाते हैं, न कि एनोमर्स। इन संरचनाओं को पायरेनोज वलय संरचना या हावर्त प्रक्षेपण सूत्र के रूप में लिखा जाता है और किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि भाई 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन इस प्रकार से होते हैं। एक कार्बन जो है वो CH2OH युक्त होता है। अगर ये दोनों ही सेम प्लेन में है तो अल्फा डी फ्रक्टोज कहलाएंगे और अगर दोनों बड़े ग्रुप जो हैं पहले और दूसरे कार्बन के अगर वो ऑपोजिट प्लेन में है तो वो बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएंगे। इसी प्रकार से इसे फ्रक्टोज को इस प्रकार भी बनाया जाता है, 5 वलय की संरचना के रूप में भी बनाया जाता है, जिसमें यदि 2 बड़े ग्रुप सेम साइड तो है तो अल्फा डी और अगर ऑपोजिट प्लेन में है तो बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएगी। डाइसैकेराइडों की बात करें तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 मोनोसैकेराइड अणु प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, डाइसैकेराइड कहलाते हैं। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 3 उदाहरण ही हैं इसके हैं जो कि क्या क्या होते हैं, डाइसैकेराइड होते हैं। जैसे लैक्टोज जो है इसका जल अपघटन करवाने पर आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्राप्त होता है। तो डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे के साथ में परस्पर जुड़ी हुई होती हैं। अब आपस में जब जुड़ेंगी तो कोई ना कोई बंध बनाएंगी, तो कौन से बंध द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा ये जुड़ी हुई होती हैं। जब एक मोनोसैकेराइड से
के हेमी एसिटाइल कार्बन से जुड़ा हाइड्रोक्सी समूह दूसरे मोनोसैकेराइड के हाइड्रोक्सी समूह के साथ में संघनित हो जाता है, यानी कि उसमें से H2 जब बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन जो है दोनों का वो उन दोनों के बीच में एक बंध की तरह काम करता है, तो यही बंध क्या कहलाता है? ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। जैसे सुक्रोज, सुक्रोज देख लीजिए, गन्ने के रस या चुकंदर में पाया जाता है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज दोनों ही मोनोसैकेराइड यूनिट उपस्थित होती है, अतः इसका जल अपघटन करवाने पर आपको अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। ये ग्लूकोज जो इकाई है वो C1 तथा फ्रक्टोज इकाई जो है वो C2 के मध्य अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाती है, यानी कि इसके पहले कार्बन और इसके दूसरे कार्बन के मध्य अगर बंध बन रहा है तो अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध ये कहलाता है, या 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। चूंकि ग्लूकोज का अपचयन जो है वो अपचायक समूह जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा फ्रक्टोज से जुड़ा हुआ होता है, अतः सुक्रोज जो है वो अनअपचायक शर्करा हो जाती है। देख लीजिए, ग्लूकोज का जो अपचायक कार्बन है वो कौन सा है? पहला कार्बन, और फ्रक्टोज का अपचायक कार्बन कौन सा होता है? दूसरा कार्बन। यदि ग्लूकोज का पहला कार्बन या फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन कहीं ना कहीं बंध बनाने में उपयुक्त किए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है अपचयन नहीं करवा पाएंगे, अपचयन नहीं करवा पाएंगे तो वो अनअपचायक हो जाएंगे। और यहाँ पर ग्लूकोज में ग्लूकोज का पहला कार्बन काम में आ रहा है बंध बनाने में। कौन से बंध बनाने में? ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने में ग्लूकोज का पहला कार्बन काम में आ रहा है। इसका मतलब ये जो है इसका अपचयन नहीं करवा पाएगा, तो ये जो बनता है आपका सुक्रोज, ये कैसा हो जाता है? एक अनअपचायक शर्करा हो जाती है। और इसे इक्षु शर्करा यानी कि केन शुगर, गन्ने को इक्षु भी कहा जाता है या शुगर केन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको केन शुगर या इक्षु शर्करा के नाम से आप जानते हैं। संरचना की बात करें, ग्लूकोज की जो संरचना सुक्रोज की जो संरचना है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बीटा डी ग्लूकोज यूनिट के साथ में इस प्रकार से जुड़ी हुई होती है कि पहले कार्बन और इसके दूसरे कार्बन, यहाँ थोड़ी नंबरिंग की मिस्टेक कर रखी है, एक कार्बन, दो कार्बन, तो दूसरे कार्बन और इसके पहले कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, जिसे 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। और ग्लूकोज की संरचना में कार्बोनिल समूह जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बंध में प्रयुक्त हो जाते हैं। हालांकि ग्लूकोज जो है वो कैसा होता है? दक्षिण घूर्णक होता है, परंतु जलीय अपघटन के पश्चात प्राप्त ग्लूकोज जो है वो दक्षिण ध्रुवण घूर्णक एवं फ्रक्टोज जो है वो वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है। चूंकि फ्रक्टोज के वाम ध्रुवण घूर्णक का मान जो है वो -92.4 होता है, जबकि ग्लूकोज के दक्षिण ध्रुवण घूर्णक का जो मान होता है वो +52.5 होता है और इससे अधिक होता है, अतः जल अपघटन के बाद जो मिश्रण बनेगा वो वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाएगा, क्योंकि वाम ध्रुवण घूर्णक के मान जो है वो ज्यादा आएंगे। यानी कि जो आपका ग्लूकोज है उसका जो कोण होता है वो तो कितना होता है? +52.5 है ना। बीटा डी ग्लूकोज का जो क्रोस खुद तो कैसा है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, परंतु जब जल में इसको घोल दिया जाता है तो जल में घुलने के पश्चात जो अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट बनती है वो तो कैसी होती है? दक्षिणावर्त घूर्णन वाली होती है, और जो आपकी बीटा डी फ्रक्टोज यूनिट जो होती है वो कैसी होती है? वाम ध्रुवण घूर्णक वाली है। तो वाम ध्रुवण घूर्णक का जो मान होता है वो -92.4 होता है, जबकि दक्षिण ध्रुवण घूर्णन कोण जो है वो 52.5 का होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि सुक्रोज जो कि दक्षिण ध्रुवण घूर्णक है वो जल में अपघटित होने के पश्चात दोनों का यदि हम ध्रुवण कोण मिलाएं तो कैसा हो जाता है? यह सुक्रोज वाम ध्रुवण घूर्णक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो यही जो प्रक्रिया है इसको शर्करा का अपवर्तन या प्रतिपन भी कहा जाता है, या इन्वर्जन ऑफ शुगर के नाम से भी इसे कहा जाता है। लैक्टोज की बात कर लेते हैं। लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है जो माँ के दूध में 7% तथा गाय के दूध में 5% लैक्टोज पाया जाता है। इससे दुग्ध शर्करा या मिल्क शुगर, मिल्क को क्या कहा जाता है? लैक्टम कहा जाता है। तो लैक्टोज शुगर का नाम भी उस लैक्टम से ही आया है, क्योंकि इसे मिल्क शुगर भी कहा जाता है। इसका अणुसूत्र जो है वो C12H22O11 होता है, जिसका निर्माण वसा तथा केसिन युक्त दूध के स्कंदन द्वारा किया जाता है। संरचना अगर हम देखें तो जिसकी जो संरचना होती है लैक्टोज की संरचना इस प्रकार से होती है कि इसके पहले कार्बन और बीटा डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन, यानी कि बीटा डी लैक्टोज के पहले कार्बन तथा बीटा डी ग्लूकोज के चौथे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है, जिससे लैक्टोज की संरचना आपको प्राप्त हो जाती है। अब ये एक अपचायी शर्करा हो जाती है। क्यों ये अपचायी शर्करा हो जाती है? क्योंकि इसमें जो कार्बन
पहला कार्बन है, ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है, जो कि एनोमेरिक कार्बन है, वह काम में नहीं आया है ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने के, और वो अपनी मुक्त अवस्था में है, इसलिए वो टॉलेन अभिकर्मक और फेलिंग सॉल्यूशन का क्या करवा सकता है, अपचयन करवा सकता है, इसलिए ये भी कैसी होगी, एक अपचायी शर्करा होगी। माल्टोस की बात करें तो यह इसे माल्ट शर्करा भी कहा जाता है, और जिसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है, और जल अपघटन करवाने पर जो है आपको स्टार्च प्राप्त होता है। स्टार्च का डायस्टेज की उपस्थिति में जल अपघटन करवाने पर यह आपको प्राप्त होता है। ये क्या है बेटा, स्टार्च। स्टार्च का डायस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आप जल अपघटन करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, माल्टोज। संरचना देखिए, इसकी संरचना में आप देखेंगे अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन तथा बीटा डी ग्लूकोज का चौथा कार्बन यहाँ पर आपस में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाते हैं और माल्टोज की संरचना का निर्माण करते हैं। अब क्योंकि ग्लूकोज का पहला कार्बन काम में लिया जा रहा है ग्लाइकोसाइडिक बंध बनाने के लिए, तो इसका मतलब यह जो है वो फ्री नहीं है या मुक्त अवस्था में नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब ये कैसी शर्करा होगी, अनअपचायी शर्करा यह होगी इसके अकॉर्डिंग तो। परंतु ये वाला कार्बन का जो पहला, ये वाले जो ग्लूकोज है इसका पहला कार्बन तो फ्री अवस्था में है, तो यह कैसी हो जाती है, एक टोटल मिला के ये एक अपचायी शर्करा की भांति व्यवहार करने लगता है, क्योंकि 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिटों में से एक का तो कार्बन जो है पहला कार्बन काम में आ रहा है, परंतु एक जो दूसरी यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज की, उसका पहला कार्बन मुक्त अवस्था में है, तो मुक्त अवस्था में होने की वजह से ये कैसा हो जाएगा, एक अपचायी शर्करा की भांति व्यवहार करेगा। पॉलीसेकेराइडों की बात करें तो पॉलीसेकेराइड जो है बहुत सी एकलक मोनोसेकेराइडों के संघनन और बहुलीकरण द्वारा बनते हैं, जिससे सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सभी इसके सामान्य नाम होते हैं। सूत्र इनका देखा जाए तो C6H10O5 का होल N होता है। ये स्वादहीन होते हैं, स्फटिक होते हैं, रंगहीन होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, और ये इन्हें अशर्कराएं भी कहा जाता है, जैसे कि स्टार्च। अब स्टार्च जो है इसे एमाइलम भी कहा जाता है। आलू, मक्का, जौ, चावल, गेहूं वगैरह में ये पाया जाता है। हमारे भोजन का मुख्य घटक होता है। आमाशय में जो स्टार्च जो होता है उसका अम्लीय माध्यम में यदि जल अपघटन करवा देते हैं तो आपको पता है कि ग्लूकोज का निर्माण यहाँ से किया जाता है, जिसका एंजाइमों द्वारा अपघटन करवाने से एथिल अल्कोहल बन जाता है। स्टार्च जो है वो अल्फा ग्लूकोज से बना होता है तथा इसमें 2 घटक अल्फा एमाइलोज तथा बीटा एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन होते हैं। अब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन क्या होते हैं, इनको विस्तार से पढ़ेंगे। अल्फा एमाइलोज स्टार्च में जो इसकी मात्रा होती है वो कितनी होती है बेटा, लगभग 15 से 20% होती है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स जो है वो एक सीधी रेखा बनाती हैं, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज के पहले और चौथे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बंध बनता है और लंबी लंबी श्रृंखलाएं यहाँ पर अशाखित श्रृंखलाएं प्राप्त हो जाती हैं। अशाखित श्रृंखलाएं प्राप्त हो जाती सीधी रेखा में। ये जल में अघुलनशील होता है और कार्बन एक परमाणु जो है दूसरी इकाई के कार्बन 4 से जुड़ा हुआ होता है, और इस प्रकार से ग्लाइकोसाइडिक बंध A14 ग्लाइकोसाइडिक बंध यहाँ पर पाया जाता है, और ये अल्फा एमाइलोज की स्ट्रक्चर होती है। फिर आती है बात एमाइलोपेक्टिन या बीटा एमाइलोज की। बीटा एमाइलोज जो है 80 से 85% पार्ट बनाता है किसका, स्टार्च का, और ठंडे जल में तो अविलेय होता है परंतु गर्म जल में आंशिक विलेय हो जाता है। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज की जो इकाइयां हैं पहले तो रेखीय अवस्था में तथा बाद में पहले कार्बन और छठे कार्बन के बीच में जुड़ करके इनका शाखन प्रारंभ हो जाता है, और शाखन प्रारंभ होने की वजह से ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। और इसमें 2 तरह के ग्लाइकोसाइडिक बंध, कौन कौन से, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध तथा एक 1,6 ग्लाइकोसाइडिक या 3,6 ग्लाइकोसाइडिक बंध भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक श्रृंखला दूसरी श्रृंखला से एक पहले कार्बन या छठे कार्बन द्वारा बंधित रहती है, इसे एमाइलोपेक्टिन कहा जाता है। और इन दोनों ही श्रृंखलाओं को मिला करके एमाइलोज तथा एमाइलोपेक्टिन दोनों को ही मिला करके आप इसका फॉर्मेशन करते हैं, स्टार्च का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सेल्यूलोज की बात करते हैं, प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों की कोशिकाओं से, यानी कि आपको ऐसा सेल्यूलोज जो पौधों द्वारा पाया जाता है वह क्या कहलाता है, सेल्यूलोज कहलाता है। और ये एक अनअपचायक शर्करा होती है और इसका खमीर कोशिकाओं द्वारा किण्वन नहीं हो पाता है। इसकी संरचना देख लीजिए, इसकी संरचना में बीटा डी ग्लूकोज इकाइयां जो है वो सीधी श्रृंखला में जुड़ती हैं तथा A14 ग्लाइकोसाइडिक बंध यहाँ पर बनाती है, जिससे कि सेल्यूलोज की संरचना का निर्माण होता है। और ये एक रेखीय बहुलक होता है। बीटा डी ग्लूकोज की इकाई जो है C1 परमाणु तथा दूसरी बीटा डी ग्लूकोज की इकाई जो है C4 परमाणु से जुड़ी हुई होती है, जिसे बीटा 14 ग्लाइकोसाइडिक बंध कहा जाता है। इस प्रकार 300 से 500 इकाइयां आपस में जुड़ करके सेल्यूलोज का निर्माण करती हैं। और सेल्यूलोज में मजबूत बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध होने के कारण इसका जल अपघटन आसानी से नहीं होता है, क्योंकि बंध कैसा होता है, मजबूत होता है।
ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं। ग्लाइकोजन भी एक पॉलीसैकेराइड है जो प्राणी शरीर में संग्रहित होता है। यह यकृत, मांसपेशियों तथा मस्तिष्क में उपस्थित होता है, लीवर, मसल और ब्रेन में उपस्थित होता है। जब शरीर को ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती है तो एंजाइम जो है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ देता है और काम में ले लेता है। तो ग्लाइकोजन संरचना में मुख्यतः एमाइलोपेक्टिन के सदृश है। ग्लाइकोजन तथा एमाइलोपेक्टिन दोनों ग्लूकोज के शाखित बहुलक हैं, बहुत ज़्यादा शाखित होता है, और किंतु ग्लाइकोजन जो है एमाइलोपेक्टिन से अधिक शाखित होता है। ग्लाइकोजन में 10 से 14 ग्लूकोज यूनिट्स जब आपस में एक श्रृंखला में जुड़ती हैं उसके बाद ही शाखन प्रारंभ हो जाता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन में कम से कम 20-25 श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होती है, उसके बाद में शाखन प्रारंभ होता है। तो ये जो होता है ग्लाइकोजन, ये अधिक शाखित होता है। तो इस चैप्टर में इतना ही, आगे बात करते हैं अगले चैप्टर में। नमस्कार।